नमस्कार। देश भर में इस बात की चर्चा चल रही है कि देश के गृह मंत्री जम्मू कश्मीर की यात्रा पर गए हुए हैं और जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में चुनाव है। धारा 370 हटने के बाद जो हालात बने, जो परिस्थिति बनी, उसका अध्ययन भी चल रहा है और जल्द ही चुनाव भी हो सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे में अचानक एक ऐसी बड़ी घटना हो जाती है जिससे खलल मच जाता है। और कहा यह जाता है, किसी एक आतंकवादी संगठन ने कहा, डीजी जेल की जो हत्या हुई है, उनके घर में गला रेत के हत्या कर दी गई और उसमें उन्होंने कहा कि ये तोहफा है, हमने गृह मंत्री को तोहफा दिया है। क्या कानून व्यवस्था अभी भी चरमराई हुई है? धारा 370 हटाने के बाद माना यह जा रहा था कि बहुत अंतर आ गया है, बहुत अपराध रुक गए हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों पर हमले, बाहरी जो वहाँ बिहारी कुछ मजदूरों की हत्याएं, और उसके साथ अमित शाह जी ने एक बात और कही कि कश्मीर का सबसे ज़्यादा अगर हालत ख़राब करने का कोई जिम्मेदार है, बर्बादी के लिए कोई जिम्मेदार है, तो वो है 3 परिवार। एक परिवार तो समझ में आता है कि महबूबा मुफ्ती परिवार, दूसरा परिवार भी समझ में आता है अब्दुल्ला परिवार, लेकिन तीसरा परिवार कौन है? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये तीसरा परिवार जवाहरलाल नेहरू के परिवार की बात हो रही है। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले आपको दिखाते हैं किसने क्या क्या कहा। दहशतगर्दों के खिलाफ, अलगाववादियों के खिलाफ, ये हुर्रियत वालों के खिलाफ एक कठोर मुहिम चलाई। ये और ये कहते थे कि धारा 370 हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएगी। मैं आपको हिसाब देने आया हूं। पहले कांग्रेस के समय में 2006 से 2023 में जो आतंकवादी घटनाएं हुई वो 4766 थी। मित्रों, कितनी थी? 4766 आतंकी घटनाएं हुई थी। और ये जाने के बाद, 370 जाने के बाद 2019 से 22 में 4766 से घटकर सिर्फ 721 रह गई है। मित्रों, 721। मोदी जी ने निरंतर दहशतगर्दों के खिलाफ, अलगाववादियों के खिलाफ, ये हुर्रियत वालों के खिलाफ एक कठोर मुहिम चलाई। मुझे लगता है कि जख्मों की ताबना लाते हुए उनकी डेथ हो गई। ये बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़ा है कि घर में एक ट्रस्टेड आदमी, जो आप बतौर कुक जिसको या बतौर डोमेस्टिक हेल्प इस्तेमाल करते हैं, वो इस तरह की बात करे। कुछ रेलेवेंट क्लूज ऐसे मिले हैं जिससे लगता है कि उसका स्टेट ऑफ माइंड जो थोड़ा सा काफी डिफरेंट था, और पुरानी उनकी हिस्ट्री में भी थोड़ा पता चल रहा है कि काफी अग्रेसिव नेचर का वो आदमी था। अब ये जो वाक़ा हुआ है, इसकी बाकी तहकीकात कर रहे हैं और उसके फोटो जो हैं अलेज्ड मर्डरर के, वो मीडिया में जारी कर दिए गए हैं। इसकी बाकी डिटेल जो है वो तफ्तीश के साथ पता चलेगा। पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि अमित शाह जी वहाँ पहुँचे हैं और पहुंचने के बाद जो परिस्थिति बन रही है, जो हालात बन रहे हैं, उस पर उन्होंने अब तक 19 से लेकर अब तक 22 है और 22 समापन की तरफ है, अब तक कितने अपराध हुए हैं और कितना कंट्रोल हुआ, इस पर बात की है। लेकिन आज अचानक जो वहाँ के डीजी जेल थे, आईपीएस अधिकारी थे, उनकी जिस तरीके से हत्या हुई है, उससे देश भर में फिर एक बार खलबली मच गई है। और ख़ासकर जो पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में लगे हैं, इसके पहले एक हाईवे पर जिस तरीके से बम ब्लास्ट किया था, बहुत सारे हमारे सेना के जवानों की मौत हो गई थी। ऐसा ही ये कहीं ना कहीं हरास करने वाला ये मामला है। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा में भाग लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी से जो प्रवक्ता के रूप में जुड़े हैं श्री अनिल मूलचंदानी जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में हैं शिवम शुक्ला जी हैं, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसी के साथ आम आदमी पार्टी से प्रदीप खंडेलवाल जी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ हम जम्मू कश्मीर से महरूफ खान महासचिव हैं पीडीपी के, उनके साथ जुड़े हुए हैं। और आप महरूफ खान जी हमको सुन पा रहे हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है। महरूफ जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे?
थैंक यू। जी जी, ये मैं आपसे ही शुरू करना चाहूंगा, हमारे तीनों गेस्ट भी बैठे हुए हैं। ये जो वाकया हुआ है, अमित शाह जी की यात्रा है और उसके साथ जो घटनाक्रम अभी हुआ, जिस तरीके से डीजी जेल की मौत होती है और एक संगठन ने कहा कि यह तोहफा है गृह मंत्री को, तो क्या अभी भी भय खत्म नहीं हुआ है? अभी आतंकवादियों की जो गतिविधियां हैं वो निरंतर चल रही हैं? चूंकि सीधा आप जम्मू से बात कर रहे हैं, हमें वहां के हालात से तारुफ कराइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत ही अफसोस से ये कहूंगा, बड़ा अफसोसनाक वाक़ा है एडीजीपी प्रिजनर का जो सफाकाना कत्ल है। जी ये बड़ा दुखद है, इसके लिए हम अफसोस करते हैं। जी और मैं इसमें ये कहूंगा जी कि ये जो दावा है मरकजी गवर्नमेंट का कि 370-35 से हटाने के बाद जी जम्मू कश्मीर में हमने कला कामा कर दिया है मिलिटेंसी का, जी तो ये कहीं न कहीं उनके इस दावे पर एक सवालिया निशान जो है वो लगता है कि जहां इतना बड़ा पुलिस का अदाकारी जो है वो महफूज नहीं है, तो आम आदमी कितना महफूज है। तो इससे ज्यादा मैं इसमें कुछ कहना नहीं चाहता। जी आपको एक और आपसे सवाल, मारूफ जी, एक सवाल और आज अमित शाह की सभा से पूरे देश में चल रहा है। उनका कहना है 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया। उनका इशारा, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा अब्दुल्ला खानदान, मुफ्ती खानदान और नेहरू खानदान पर था। तो आपको क्या कहना है कि ये क्या, जब आप सरकार में रहते हैं साथ में, तब आपको इन खानदानों की याद नहीं आई थी? क्योंकि आपने अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के साथ भी सरकार बनाई है और आपने महबूबा मुफ्ती जी के साथ भी सरकार बनाई है। तब आपको ये जो खानदान था वो बर्बाद करने वाला नहीं नजर आ रहा था? देखिए, इस वक्त जो दावे भारतीय जनता पार्टी के हैं, मरकजी गवर्नमेंट के हैं, वो तो ये समझते हैं कि ऐसा लगता है उनके दावों से कि 2014 के बाद ही हिंदुस्तान में सब कुछ हुआ है, उससे पहले पूरे हिंदुस्तान में किसी ने कुछ नहीं किया। तो ये दावा जम्मू कश्मीर के लिए करना उनका जो है ये कोई नई बात नहीं। लेकिन इतना मैं कहूंगा, मैं अब्दुल्ला खानदान या किसी और किस खानदान की तरफ उनका इशारा है, मैं वो नहीं बात करूंगा। लेकिन ये तारीख इस बात की गवाह है, दुनिया सारी ये जानती है कि जिस वक्त 2002 में आजहानी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने जम्मू कश्मीर का आनान हुकूमत अपने हाथ में लिया, उस वक्त जम्मू कश्मीर जल रहा था, इंसान जो है वो बेमौत मर रहे थे और कहीं कोई ये उम्मीद दूर दूर तक नहीं थी कि यहाँ अमन बहाल हो सकता है। तो मुफ्ती साहब ने ये नारा दिया कि न ग्रेनेड से न गोली से बात बनेगी बोली से, और उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर के एक एक कोने, एक एक बॉर्डर पर पहुंच के हिंदुस्तान की फौज के दरमियान और लोगों के दरमियान एक एतमाद साजी का माहौल पैदा किया। आर्मी और सिविलियन जो है उनके दरमियान सभाएं करवाई। आपने जो वर्कर थे उनको हदायत की कि फौज आपकी हिफाजत के लिए, इस मुल्क की हिफाजत के लिए, देश की सुरक्षा के लिए है, और फौज के साथ तावन करना ये हर शहरी की जिम्मेदारी है। और देखते ही देखते चंद महीनों में जम्मू कश्मीर का माहौल एक अमन की तरफ बढ़ा, और उसी अमन के नतीजे में जो है जम्मू कश्मीर में एक ये जो है अमवात का सिलसिला वो रुक गया और अमन की तरफ, तरक्की की तरफ जो है जम्मू कश्मीर के आवाम के जो है कदम बढ़ने लगे। जी बिल्कुल, मारूफ साहब आप हमारे साथ बने रहिए। भारतीय जनता पार्टी के हम प्रतिनिधि के पास आना चाहते हैं, अनिल मूलचंदानी जी। क्या लगता है, जैसा कहा
जिस तरीके से कहा हम उसके बाद कांग्रेस के पास आएंगे और आम आदमी पार्टी के पास आएंगे, अनिल जी जो कह रहे हैं महरूब जी, और इसके पहले जो आरोप लगे हैं, क्या आपको 370 हटाने के बाद भी अमन चैन वहां पर क्यों इस तरीके की हत्याएं हो रही हैं? और परिवारवाद जब आप उनके साथ सरकार बनाते तब नहीं दिखता है आपको, जब सरकार से हट जाते तब परिवारवाद नजर आता है? देखिए, महरूब भाई भी किसी राजनीतिक दल के सदस्य हैं जी, और हर राजनीतिक दल अपनी विचारधारा का प्रदर्शन करता है जी, भारतीय जनता पार्टी ने वहां की सरकारें जब बनाई, जी, जिन दलों के साथ मिलकर बनाई, जी, उस समय उन दलों की आइडियोलॉजी को जी, एक मिनिमम कार्यक्रम बनाकर किया गया था कि हम अपनी आइडियोलॉजी 370 जो धारा थी उसको हम नहीं छेड़ेंगे, आप भी इस प्रकार का कुछ नहीं करेंगे, कश्मीर की जनता के विकास के लिए काम करेंगे। जी, परंतु जब सरकार बनने के बाद राजनीतिक दल अपनी महत्वाकांक्षाएं और अपनी आइडियोलॉजी पे काम कर रहे थे और कश्मीर की जनता का जिस कल्याणकारी योजनाओं का केंद्र सरकार चाहती थी उनको लाभ मिले, वो लाभ नहीं मिल रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी ने उनसे अलग होना उचित समझा। वो उचित होना भी कश्मीर के विकास के लिए था, कश्मीरी जनता के भले के लिए था, और जुड़ना भी कश्मीर के भले के लिए था। परंतु जो विचारधारा अब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो आज अमित शाह जी वहां गए, जो उत्साह था वहां की जनता में, वहां के युवाओं में, जो रोजगार की वृद्धि हुई है, पर्यटन में करोड़ों गुना वहां पे वृद्धि हुई है। लोग कश्मीर जाने से डरते थे, वो डर खत्म हुआ है। जो गृह मंत्री जी ने आंकड़े दिए, घटनाओं में कमी हुई है, निश्चित रूप से वो तो आपको भी दिखता है, हमें भी दिखता है, देश भी देख रहा है। कश्मीर के युवा के हाथ में पत्थर हुआ करता था, कंप्यूटर और कुरान भी दिख रहा है, उन्हें उनकी तालीम प्राप्त हो, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं। परंतु जिस कश्मीर के युवा को गुमराह करके उसे पत्थर पकड़ाया जाता था, उसके हाथ में कंप्यूटर देने का काम भारत के प्रधानमंत्री ने, एनडीए की सरकार ने किया है। और आज वही उत्साह पूरे कश्मीर में जन जन में दिखता है, व्यक्ति व्यक्ति में दिखता है। हां, घटनाएं पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि बीमारी भी बहुत पुरानी है और आज भी वहां अलगाववादी नेता कुछ हैं, कई स्वार्थी नेता हैं जो अपने स्वार्थ के लिए कश्मीर में विकास नहीं चाहते, कश्मीर की जनता का कल्याण नहीं चाहते, क्योंकि उनका स्वार्थ, उनके पेट पे जो लात पड़ी है, उनके भ्रष्टाचार पे जो लात पड़ी है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात कहने वाले भारत के प्रधानमंत्री ने जातियों की राजनीति खत्म कर दी है, संप्रदायों की राजनीति खत्म कर दी है। अब हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं होती, इससे कई लोग जो हैं उनके राजनीतिक रोटियां सिकना बंद हो गई हैं, उसकी घबराहट है। आज की रैली में जिस प्रकार से आपने देखा, पूरा देश देख रहा था, जो उत्साह था, आज वहां का पहाड़ी जब अपना हक अधिकार प्राप्त कर रहा है, उसके घर में खुशियां हैं। आज जब गृह मंत्री जी वहां थे तो वहां की जनता ऐसे दिख रही थी जैसे आज ही दशहरा हो, आज ही दिवाली हो और आज ही ईद हो, ऐसा उत्सव का माहौल था। यह उत्सव का माहौल कई लोगों को रास नहीं आता। रही बात हत्या की, जो आपने कहा, वो 3 तारीख की रात को हत्या हुई है जी। वो हत्या जो अभी तक सामने आया है, आप सभी न्यूज चैनलों से जो कुछ भी सुनने को मिल रहा है, जिस लड़के ने ये हत्या की है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। उसने कई अपनी किताबें, कई कहानियां लिखता रहा है, वो आंतरिक और मानसिक रूप से कहीं विक्षिप्त था और वो डिप्रेशन का शिकार था। अब उस घटनाक्रम का लाभ लेकर कुछ आतंकवादी संगठन अपनी वाहवाही करके, अपना नाम लेकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उस हत्या की जांच तो होगी, हत्या किसी की भी हो, अपराध तो अपराध है, अपराधी भी बख्शा नहीं जाएगा। परंतु जम्मू कश्मीर की जनता के विकास की नीतियां जो केंद्र सरकार लाई है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा लाई है, गृह मंत्री जी मिलकर वहां जो न्याय कानून स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, वो निरंतर जारी रहेगा। पार्टी रहे ना रहे, सत्ता रहे ना रहे, परंतु कश्मीर का कल्याण भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा प्रारंभ कर दिया है जिसे आने वाली सरकारें भी नहीं रोक सकती। लेकिन अब हम अनिल जी, इसके बाद हम आपके पास आना चाहते हैं। शिवम जी, क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है, भाजपा के जो दावे थे और आज जो गृह मंत्री की जो स्थिति है, वो कैसे, किस तरीके से हम उसको कंटिन्यू आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हो सकता है?
देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को आपके नमस्कार करता हूं। कश्मीर में जो स्थिति है वह तो तब मालूम होगी जब कश्मीर की खबरें सामने आएंगी। यह लोग लगातार कहते हैं कि पथराव की खबरें बाहर नहीं आ रही हैं, फलानी चीज़ नहीं सामने आ रही है। अरे भाई, जब खबरें पहले वहाँ से बाहर आती थी, एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर था, वहाँ की चीज़ें हमारे देश का ही वह अंग है, वहाँ पर उस तरीके से ग्राउंड रिपोर्टिंग की जाती थी। कश्मीर देश की सुर्खियों में बना था। ऐसा नहीं था कि वह कोई साइड लाइन टेरिटरी है जिसके बारे में हम उतना बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं। हमारे लिए ज़मीन का एक बहुत महत्वपूर्ण टुकड़ा था जिस पर हमारे देश की संप्रभुता की जो लकीरें हैं वह निर्धारित की जाती थी। लेकिन जब से 370 हटा है, हम देख रहे हैं कश्मीर आज हमारे देश के राष्ट्रीय परिदृश्य से कहीं ना कहीं गायब है। उसके बारे में उस प्रकार से हमें जानकारी नहीं मिलती है जैसा 2019 तक मिला करती थी। आए दिन कश्मीर की खबरें अखबारों में रहा करती थी। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं सिर्फ पथराव की खबरें होनी चाहिए, अगर कुछ वहां अच्छा विकास कार्य हो रहा है तो वह भी जनता के सामने रखा जाना चाहिए। लेकिन ऐसी भी कोई खबर हमने नहीं देखी है। कश्मीर में आखिरी बार कश्मीर खबरों में कब आया था? जब वहां पर एक रोजगार की परीक्षा आयोजित की गई थी, उसके बाद जो उसमें भ्रष्टाचार हुआ था उसके कारण उस पूरी नियुक्ति को, उस पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था। तो उससे नुकसान किसका हुआ? वहां रहने वाले अभ्यर्थियों का हुआ। न तो किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल पे जांच की गई, न उन पे कार्यवाही की गई। वास्तव में वहां की जनता पिसने को विवश है। और हमारे देश के जो संविधान बनाने वाले लोग थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर, इन सब का विचार था कि हम मात्र जमीन के टुकड़े को हासिल करके कश्मीर को हासिल नहीं कर सकते हैं। हमें वहां की सभ्यता और संस्कृति को भी अपने आप में समाहित करना होगा। हमें वहां के लोगों को उस भाव से देखना होगा कि हमारे भारत देश में मिल करके उनको एकजुटता का अनुभव हो सके। लेकिन जब वहां की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो हमारे देश के साथ प्रो इंडिया जिसको बोलते हैं, वहां पे इस विकल्प को उन्होंने कहीं ना कहीं भारत की राजनीति में वो अपना स्थान देखते हैं, भारत के साथ ही आगे बढ़ने को अपनी नियति और भविष्य मानते हैं। ऐसे लोगों को भी हमने जेलों में बंद कर रखा है, उनको डिटेन कर रखा है। उनकी आवाज भी आज आप डिजिटल मीडिया पे, पीडीपी के साथ हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह सभी राजनीतिक संगठन, इन्होंने हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पे सदैव विश्वास जताया है। इन्होंने चुनावों में सहभागिता की है, इन्होंने इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमेशा प्रयास किया है। तो हमें ऐसे लोगों को विचार में लेते हुए कार्य करना चाहिए। और मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा कि कश्मीर में वादा किया गया था, जब आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया था, वहां की युवाओं को 50,000 भर्तियां दी जाएंगी। लेकिन आज भी जैसा वह 15 लाख का जुमला माननीय गृह मंत्री ने कहा था, वह भी जुमला ही कश्मीर के लोगों के लिए है। और दूसरी चीज, वहाँ पे अगर हम सिर्फ जो टेरर अटैक्स थे 2016 से 2019 के बीच में, अगस्त 2016 से अगस्त 2019 के बीच वहाँ पे 930 आतंकवादी घटनाएं हुई थी। और वहीं उसके विपरीत 2019 से 2021 के बीच 670 आतंकवादी घटनाएं हुई। 2016 से 19 के बीच में 290 जो हमारे जवान हैं सीमा की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। और उसके बाद 174 जवान इन 2 वर्षों में शहीद हुए। फिर उसके बाद 191 सिविलियन की मौत हुई थी तब, और 110। तो यह चीज़ें कितना बदल पाई हैं, यह तो आंकड़े अपने आप दिखा रहा है कि स्थिति कमोबेश सेम है। बस ऐसा है कि जो चीजें, जो लोग हमसे जुड़ना भी चाहते थे, हम कहीं ना कहीं उनको भी दूर किए दे रहे हैं। 370 हटाया जाना चाहिए, नहीं हटाया जाना चाहिए, यह एक चर्चा का विषय हो सकता है, उसको क्या फायदे नुकसान है। लेकिन हम सबको इस चीज को लेकर के मानना हमारा स्पष्ट है कि बिना कश्मीरियों के, बिना कश्मीरियत के इस देश में कश्मीर का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता है। अगर हम चाहते हैं कि कश्मीर हमारे साथ एकजुटता के साथ आए, कि हमें बार बार उसकी जो इंटीग्रिटी है कश्मीर की हमारे देश में, उसको क्वेश्चन न किया जा सके, तो हमें इस बात का प्रयास करना चाहिए कि हम वहां के लोगों को, वहां के विचारों को अपने अंदर समाहित करें, उनको इस देश में द्वयम दर्जे का नागरिक बना करके न छोड़े। बिल्कुल बिल्कुल। आप शिवम जी बने रहिए हमारे साथ। मैं पीडीपी के पास जाऊं उसके पहले मैं प्रदीप खंडेलवाल जी के पास आना चाहता हूं। महरूब जी, मैं इसके बाद आपके पास आऊंगा। खंडेलवाल जी, चूंकि आम आदमी पार्टी का आप प्रतिनिधित्व करते हैं और हिमाचल में चुनाव लड़ रहे हैं, पंजाब चूंकि वहाँ से लगा हुआ है, कश्मीर से लगा हुआ प्रांत है, पंजाब में आपकी सरकार है, क्या लगता है आपको कि बदलाव आया है, चेंज आया है धारा 370 हटने के बाद? चूँकि अभी जैसा महरूब खान साहब ने कहा कि बहुत ही दुखद है कि डीजीपी की, एडीजीपी की हत्या हो जाती है, लेकिन जिस तरीके से अभी अमित शाह जी ने दावा किया घटनाएं कम हुई हैं, हम अनिल मूलचंदानी जी का ये कहना है कि अब हमने गन की जगह लैपटॉप दे दिया है, पत्थर की जगह लैपटॉप दे दिया है। देखिए शिशिर जी, सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि घटनाएं कितनी हो रही हैं, कितनी नहीं हो रही, ये तो सब सेंसर होके आ रही हैं या क्या हो रहा है, क्योंकि इसको बेहतर बताने के लिए मेरे जगह सब लोग साथ में, पूरे जो देखने वाले लोग भी हैं, ये सब जान रहे हैं किस तरीके से मीडिया मैनेजमेंट भाजपा कर रही है, किस तरीके से मैनेजमेंट के बाद खबरों को सेंसर किया जाता है, कौन सी खबर चलेंगी कौन सी नहीं चलेंगी इसका पता नहीं चल पाता है। आए दिन आप देखिए हल्की फुल्की घटना भी होती तो आपका पूरा नेट कनेक्टिविटी जितने हैं, जो भी आपके सोशल मीडिया के सोर्सेज हैं, वो सब रोक दिए जाते हैं।
तो इसमें अभी दावे जो हैं अमित शाह जी वाले जो दावे आ रहे हैं या माननीय मोदी जी वाले जो दावे आ रहे हैं, दोनों के दोनों जो है जुमलेबाज रहे हैं। अभी तक आप देखिए जितनी भी इनकी घोषणाएं थी सब जो है जुमला साबित हुई हैं। अब कश्मीर को लेकर के ये बोलते 370 हमने हटा दी, उससे फ़र्क पड़ा है। कितना फ़र्क पड़ा है इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि इतना फ़र्क इसका सामने आ गया है। अब आप देखिए अभी जो मैं विजुअल देख रहा था, अमित शाह जी कितने दूर से उसमें भाषण दे रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इतनी जो है नॉर्मल अगर कश्मीर हो गया है तो इतनी दूरी से भाषण देने की आवश्यकता क्या थी। फिर सबसे बड़ी बात एक और आती है कि अब आप देखिए मतलब छोटी मोटी घटनाएं जो चलती थी, अब आप पुलिस रैंक के बड़े अधिकारी की हत्या होती है एंड टाइम पे और वो उसको कहा जाता है कि मानसिक विक्षिप्त आदमी ने किया। बीजेपी के पास सिर्फ एक ही चीज़ है कि वो सारी खबरों को दबाना और किसी भी तरीके से उसको घुमा फिरा के किसी के सिर पे ठीकरा फोड़ के बच के बाहर निकलना। मेन मुद्दों पे कभी भाजपा बात नहीं करेगी। जब भी मुद्दों की बात आएगी तो मुद्दों की जगह कहीं जो हिंदू मुस्लिम जाग जाएगा, कहीं जो है आपका कश्मीर जाग जाएगा, कहीं 370 जाग जाएगा। यहाँ शिशिर जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोनों बार कश्मीरी पंडितों का जब जब पलायन हुआ, इत्तेफाक से केंद्र में सरकार भाजपा और भाजपा के सौजन्य से ही बनी रही। तो अब आप ये देखिए कि मतलब ऐसा क्या होता है कि भाजपा की सरकार का अगर सहयोग लेके कोई पार्टी बनी है तब कश्मीर में इस टाइप का पलायन हो रहा है। या अभी प्रेजेंट वाला आप घटना देखिए, प्रेजेंट वाली घटना भी अभी जो है भाजपा की सरकार है केंद्र में, मजबूत सरकार है, उसके बाद जो है हिंदुओं को वहाँ से पलायन करना पड़ा। तो ये भाजपा जो बार बार ये बात कहती है कि हम हिंदुओं के सरपरस्त हैं, हम हमारी जो है सरपरस्ती में हिंदू सुरक्षित रहेगा। मुझे नहीं लगता शिशिर जी कि जिस तरीके से जुमला बना के चला रहे हैं ये जुमला ही है। चुनाव जीतने के लिए आने वाला समय फिर जो है देख लीजिए आप 23-24 चुनाव की तैयारी हो रही है, उस टाइम पे ये सारी की सारी घटनाएं घटती हैं। अब बीच में आप देखिए पुलवामा कांड, उस टाइम सरकार किसकी थी और इतना बड़ा आरडीएक्स कैसे आगे आज तक ये खुलासा नहीं कर पाए। तो साफ तौर पे मेरा कहना है कि भाजपा सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार है और सिर्फ जुमलेबाजी से काम चला रही है और जुमलों को लेकर के खबरों को रोक करके और उसके बाद अपने आप को अच्छा ऊंचा बताना। एक सबसे बड़ी चीज़ एक मैं आपको यहाँ और कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से 2 साल अभी 1.5-2 साल लॉकडाउन के चले, तो निश्चित वाली बात है कि लॉकडाउन में तो आप देखिए मध्य प्रदेश से लेकर के ऑल ओवर इंडिया सारे अपराध घट गए थे। हो सकता है उसी तारतम्य में थोड़ा बहुत कश्मीर में फर्क पड़ा हो। अब जैसे जैसे ये खुलता जाएगा और जो परिस्थिति आपको आगे दिखेगी और खबरों का सेंसर रुके तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि कश्मीर में अभी क्या चल रहा है, क्या वास्तविकता है और ये क्या दिखाना चाह रहा है। चलिए मैं मारूफ खान साहब के पास आना चाहता हूँ। खान साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 खान साहब, ये अभी जैसा आम आदमी पार्टी ने भी कहा और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा और कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा, डीजीपी का जो बयान आ रहा है कि वो विक्षिप्त था, तो एक डीजीपी के घर में विक्षिप्त आदमी काम कर रहा था, ये कुछ हजम नहीं हो पा रहा है हमारे दर्शकों को कि अगर विक्षिप्त आदमी डीजीपी के यहाँ काम कर रहा था या इसका कोई कुछ इसमें छुपाने की कोशिश की जा रही है। देखिए ये बड़ा अफसोसनाक है जी कि इतने इम्पोर्टेंट ऑफिसर के रेजिडेंस पर जी जैनी मरीज जो है वो और वहाँ की एजेंसीज और जो उनके निगरान हों वो उसको इतने लंबे अरसे तक ये ना देख सकें कि ये जैनी मरीज है ये या ठीक हालत में आदमी है जी। तो आम आदमी जो है उसके बारे में ये क्या खबर इनके पास होगी और क्या सच्चाई ये जान सकते हैं जी। बाकी एक बीच में ये बात आई, हमारे जो दोस्त हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा कि वहाँ पत्थर के बजाय लैपटॉप थमा दी गई जी। ये दिल्ली से बैठ के ये कहना आसान बात है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में बड़ी है, जो महंगाई है वो बड़ी है और जहाँ तक डेवलपमेंट का ताल्लुक है वो 0 पर पहुंच चुका है जी। मैं ये एक बात की तारीफ जो है वो करूंगा मरकजी गवर्नमेंट की कि पहली बार एक सही फैसला उन्होंने जो ये पहाड़ियों को एक उम्मीद दिलाई है आज ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने, ये आवाम की पल्स और वहाँ आवाम की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए फैसला लिया गया है। अगर ये फैसला जो है ये पाया तकमील को पहुंचे, इसके अलावा आज तक सिर्फ खूबसूरत लफ्जों के को इस्तेमाल करके
तो लोगों के मन जो हैं उनको मोया जाता है। बाकी मैं नहीं समझता कि ग्राउंड पर कुछ हुआ है। जहां तक कश्मीर के हालात का ताल्लुक है, इतनी बड़ी फोर्स वहां लगाने के बाद ये कह देना कि सब कुछ ठीक है, सियाह लोग आ रहे हैं, यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है, सारा कुछ, भाई टूरिज्म पर जो है पाबंदी तो नहीं है, पाबंदी लोगों पर इतनी बड़ी फौज लगा के आप रखें और फिर ये कहें कि सब कुछ ठीक हो गया है। ये खुद मरकजी गवर्नमेंट के लिए एक लम्हा फिक्रिया होना चाहिए कि और महसूस करना चाहिए कि 5 अगस्त 2019 को एक गलती करके अमन की तरफ बढ़ते हुए कदमों को हमने पीछे धकेला है और लोगों के अंदर इसका ये एक दर्द ये ऐसा है कि जो नस्ल दर नस्ल रहेगा। जिस तरह से इस तारीखी रियासत के टुकड़े किए गए और इसको डिग्रेड किया गया, तो ये भूलने वाली बातें नहीं है। ये तारीख में ऐसे स्याह बाप बनते हैं कि जो नस्ल दर नस्ल लोग पढ़ते हैं और उस वक्त के अरबाब अख्तियारात के गलत अख्तियारात के इस्तेमाल को याद करते हैं। जी मरूफ जी, एक बात और आम आदमी पार्टी की तरफ से आई थी कि ये जब जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार होती है या कुछ कई अन्य दलों के समर्थन से सरकार बनती है, तब तब वहाँ पर कश्मीरी पंडितों या बिहारी या दूसरे अन्य लोगों पर हमले बढ़ जाते हैं। क्या कारण हो सकता है? आप तो चूंकि जम्मू में बैठे हुए हैं। देखिए, एक बात मैं अर्ज करूं कि जहां तक दहशतगर्दी में जो लोग उलझे हुए होते हैं उनके नजदीक ना कोई जमात होती है, तो ना कोई जात होती है, ना कोई मजहब होता है जी। इम्पोर्टेंट आदमी कौन है, उन्हें उनके निशाने पर, उनके टारगेट में वो कितनी आसानी से आ सकता है, वो इसको देखते हैं जी। मैं आपको बताऊं कि बड़ा अफसोस होता है जब भाषण तो बड़े खूबसूरत दिए जाते हैं लेकिन दर्द जो है समझने की कोशिश नहीं की जाती। मैं वो आदमी हूं कि जिसके अपने कुंबे से मिलिटेंसी के दौरान मैंने 4 इंसान जो है 4 जाने गंवाई हैं। मेरे चाचा ससुर, 2 उनके बेटे और एक मेरा भांजा। तो फिर अगर कोई ये कहे कि फलां जमात के साथ ताल्लुक रखने वाला आदमी जो है वो शक के दायरे में है, तो मैं समझता हूं कि ये ऐसे मौके पर इंसान ये समझता है कि या ऐसी सोच रखने वाले लोग जो हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरें, या हमें जो है डूब मरना चाहिए कि हम किस मुल्क के किस असूल में रह रहे हैं कि जिनको न देखने के लिए आंखें हैं न कान हैं सुनने के लिए। तो बात यह है कि इस वक्त ये जो गलत दावे किए जाते हैं मरकजी गवर्नमेंट की तरफ से या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि हमने सब कंट्रोल कर लिया है, ये उसी के बदले में, उसी के रद्दे अमल में जो है इस तरह कोई ना कोई मासूम जो है वो टारगेट बनाया जाता है। बीच में ताकत आजमाई दोनों तरफ से अपनी अपनी दिखाने के लिए। जी बिल्कुल, आप मरूफ जी बने रहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास आता हूं। अनिल जी, आपने अभी बात सुनी, जैसा कहा, क्या लगता है आपको कि ये सिर्फ दावे होते हैं पार्टियों के? और आम आदमी पार्टी ने ये बताया कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तभी हिंदुओं पर हमले होते हैं, तभी पलायन होता है, और बड़े बड़े आतंकी हमले और घटनाएं वो बीजेपी शासनकाल में ही क्यों होती होंगी, ये दर्शक हमारे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं मेरे कांग्रेस प्रवक्ता, मेरे साथी मित्रों को बताऊं कि इनने कहा कि अब वो खबरें नहीं आती, तो ये महरूब खान जी आपको जो दिख रहे हैं वो कश्मीर से दिख रहे हैं, ये खबर आपने देखना चालू कर दीजिए। दूसरी बात, थोड़ा समय निकालकर टीवियों पे भी बैठे, चैनलों को भी सुने, हर चैनल की बात आती है। दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी खबरों को दबा देती है तो विपक्षी क्या करते हैं? आप पार्टी से सीखिए। केजरीवाल जी आ जाते हैं बार बार चैनलों पर, पैसे खर्च करते हैं, आकर बताते हैं कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट बांटते। आपकी सरकार क्यों नहीं बांटती थी? कांग्रेस की सरकार थी, पीडीपी की सरकार थी। इन सब लोगों ने केवल इस भारत के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति की, किस प्रकार से देश को, जनता को गुमराह किया जाए, इसके सवाल ने कुछ नहीं किया।
रही बात भारतीय जनता पार्टी की, बात जब आती है तो भारतीय जनता पार्टी देश की सुरक्षा की बात करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करती है। तो लोगों को लगता है कि क्योंकि हिंदुओं के बारे में बात कौन करेगा, हिंदुओं को इस देश के अंदर इस प्रकार से इन राजनीतिक आज जो विपक्ष में बैठे हैं इन लोगों ने ऐसा शोषित किया था, इन लोगों को केवल टोपी के वोट चाहिए थे। आप पार्टी की सरकार दिल्ली में आई, दंगे होना चालू हो गए, वहां का मुख्यमंत्री केजरीवाल खुली घोषणा करता है वक्फ बोर्ड के लिए दरवाजे खुले हैं, इतना पैसा हो जाएगा कि गिन नहीं पाएंगे। अरे पहले क्या कमी थी कि और थी, परंतु किसी हिंदू सम्मेलन में जाकर, हिंदू मंदिरों में जाकर किसी हिंदू की हत्या पर इन लोगों को मुंह में दही जम जाती, नहीं जाते। सेम स्थिति कांग्रेस की। कांग्रेस ने जो परंपरा चलाई, अंग्रेजों ने विभाजन के समय 47 के समय अपने एजेंट के रूप में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस सौंपी कि हमारा शासन चलो। अमेरिका से थरथर कांपती थी कांग्रेस की सरकार, अमेरिका वहां छींक देता था तो यहां भारत का जो भी उस समय का सरकार का इनका मंत्रिमंडल होता था, पूरा मंत्रिमंडल हिल जाता था। आज भारत का प्रधानमंत्री यहां से अगर आंख दिखाता है तो ब्रिटेन में जिन दंगइयों ने मंदिरों पर हमला किया वहां की सरकार अरेस्ट करती है। यह भारत की ताकत पिछले 8 साल में आई है। और आज जब वो भारत का प्रधानमंत्री विश्व की सबसे बड़ी ताकत बन गया है तो विपक्षी बौखला उठे हैं। केजरीवाल जी को देखिए, बौखलाहट में क्या वक्तव्य देते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बन बैठा है, कोई विभाग नहीं, क्या किस चीज की तनख्वाह लेता है, आप पार्टी के पास कोई जवाब नहीं। और वह व्यक्ति जो भी बयान देता है, टीवी पर देता है, मीडिया में देता है, और खुद के बयानों की रिकॉर्डिंग देखने के बाद भी कहता है मैंने कब कहा, मैंने तो बोला ही नहीं, मैंने तो किया ही नहीं। और हर अनर्गल बात, कल भी उनका एक गुजरात में वक्तव्य आया कि साहब उन्होंने कहा कि हमारी एक और आईबी कभी किसी की जांच करती है, आईबी बताती है कि कभी कहां किसकी सरकार बनने वाली है। ये भ्रम पैदा करने वाले राजनीतिक दल आज जो विपक्ष के टोकरे में बंद पड़े हैं, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से बाहर से आ जाएं, सत्ता में आ जाएं। देश में शासन केवल वही करेगा जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करेगा। हिंदू की भी बात करनी पड़ेगी, मुसलमान की भी बात करनी पड़ेगी, आपको इंसान के लिए सरकार बनानी पड़ेगी, इंसान के लिए निर्णय लेना पड़ेगा। जब जात पात संप्रदाय हिंदू मुसलमान की बात ये पैदा करने वाली कांग्रेस थी। भारतीय जनता पार्टी ने कभी हिंदू की बात नहीं की, उसने हिंदुत्व की बात की है, हिंदुत्व की विचारधारा की बात की है, राम की बात की है। और आज भी भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जो मुख्य धारा में आना चाहता है, अगर मुख्य धारा से हटकर आप जिहादी विचारधारा से चलेंगे, सरतन से जुदा की बात करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी इस भारत में सुरक्षा के लिए है, स्वास्थ्य के लिए है, विकास के लिए है, देश के सम्मान के लिए है, और उसी नक्शे कदम पर काम करती रहेगी। चलिए अनिल जी, लेकिन एक बात हमारे दर्शकों को जरूर समझाइएगा कि अगर इतने ही आम आदमी पार्टी की इतनी ही सोच गंदी है और ऐसा करते हैं तो क्यों 3-3 बार जनता, तो आखिर जनता है हमारे देश की, चुन के उनको, आपको तो साफ कर दिया दिल्ली में कोई पूछने वाला नहीं है, पंजाब में कोई पूछने वाला नहीं है, तो जनता ने क्यों चुन लिया इनको? शिशिर जी, ये कांग्रेस की बी टीम है। अंग्रेजों ने जवाहरलाल नेहरू को जब कांग्रेस सौंपी, अब अंग्रेजों को और अमेरिका को लगा जब 2G, 3G, 4G, 5G के घोटाले खुल रहे थे तो उन्होंने एक नया दल पैदा किया, आप पार्टी। उनको कहा कि कांग्रेस को खाना चालू करो। आज तक भारतीय जनता पार्टी को आप पार्टी नहीं खा सकी, क्योंकि उन्हें आदेश हुआ तो दिल्ली की कांग्रेस चुप हो गई, उन्होंने धीरे से सत्ता सौंप दी। फिर कहां चुप हो गई? पंजाब में चुप हो गई, धीरे से सत्ता सौंप दी। आप पार्टी कांग्रेस की ही बी टीम है, अंग्रेजों की बी टीम है, भारत विरोधियों की बी टीम है, जो भारत के बाहर बैठे हुए हैं, जिनको भारत से दलाली मिलना बंद हो गई। भारत में आज अमेरिका जो व्यापार व्यवसाय करता था, जो यहां हथियार उपलब्ध कराते थे, वो अस्त्र शस्त्र भारत में बनना चालू हो गए। तो इनको जो पेट पे लात पड़ी है, चाहे वो विदेशी ताकतें हों, उन विदेशी ताकतों के एजेंट के रूप में पहले उनको कांग्रेस पसंद थी, अब उन्हें एजेंट बदल दिया, उन्हें पार्टी को बना दिया है। आप पार्टी भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं वहां पर नहीं आएगी। गुजरात के अंदर 3 सीटें नहीं आ रही हैं, आज तक का एनालिसिस है 1 और 2 सीटें दिखा रही हैं। मैं कह रहा हूं 3 सीटें नहीं आएंगी आप पार्टी की गुजरात के अंदर। भले हाँ, गुजराती आदमी इनका भ्रष्टाचार का, शराब का पूरा पैसा निकलवा लेगा, प्रचार प्रसार में आर्थिक रूप से गुजरात मजबूत हो जाएगा, आप पार्टी को ठेंगा मिलेगा वहां से, और बाबा जी का ठुल्लू लेकर वापस दिल्ली। चलिए शुक्ला जी जवाब दीजिए, समय की कमी है जी।
देखिए, संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा। इन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री को आज अमेरिका काफी इज्जत के साथ देखता है, अमेरिका हमें मान्यता देगा, अमेरिका से हम वैलिडेशन लेकर के हमारी प्रधानमंत्री की साख निर्धारित होगी। यह तो अपने आप में कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। एक और यह कह रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अमेरिका की एजेंट है, दूसरी ओर उसी अमेरिका से प्राप्त मान्यता को यह भारत के प्रधानमंत्री का वैश्विक कद आपने स्पष्टता के साथ कहा था कि पूरा विश्वमंडल, चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे ब्रिटेन हो। दूसरी बात, आपने इतिहास का अध्ययन सही से नहीं किया है। अगर आज कश्मीर भारत का भाग है तो किस नेता की प्रबल इच्छा शक्ति के परिणाम स्वरूप भाग है? पढ़िएगा इतिहास में जाकर। अरे आप इतिहास पढ़ के देखिएगा, जिस समय अरे आपके जवाहरलाल नेहरू जी के काले कारनामे छुपे नहीं है। मैंने आपको शांतिपूर्ण तरीके से सुना, आपने कई आर्गुमेंट्स रखे और मैं सबका सिलसिलेवार तरीके से जवाब दे रहा हूँ। किन शर्तों पर हरि सिंह को तैयार किया सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उस वक्त कश्मीर को पाकिस्तान को देने के पक्ष में थे, उनके सहकर्मी थे, उनको जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया कि नहीं, यह जो हमारे लिए एक अनन्य और मजबूत भूभाग है, वही इतिहास है जो भारत के युवाओं को भ्रमित करने के लिए पढ़ाया गया। शाश्वत इतिहास की बात कीजिए। जवाहरलाल नेहरू तो सौंपी चुके थे, जिस समय हमारी सेना भारी पड़ रही थी उस समय क्यों सुपुर्द कर दिया गया? आप जवाहरलाल नेहरू जी को वास्तविक बनाइए ना। मूलचंदानी जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरी बात को बोलिए, चलिए बोलिए। और मैं आपको शालीनता से सुन रहा था। और दूसरी चीज, अगर आप कोई रेफरेंस दे रहे हैं तो आप उस किताब का भी नाम बता दीजिए जहां से आपको यह तर्क मिला कि जवाहरलाल नेहरू कश्मीर को पाकिस्तान को दिए जाने के पक्ष में थे। और तीसरी चीज, आपने आज कश्मीर की हालात यह है, वहां पे सिक्योरिटी को इतना बढ़ा दिया गया है कि जो गवर्नेंस है वह चर्चा का विषय ही नहीं है। हमारे सरकार का मूलभूत उद्देश्य हमारी संप्रभुता की रक्षा के साथ साथ जो उसके नागरिक हैं उनको एक वेलफेयर स्टेट के रूप में सुविधाएं देना भी है, लेकिन आज वह कश्मीर में किसी की प्राथमिकता नहीं है और कम से कम केंद्र की सरकार की तो बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात, यह लगातार बोल रहे हैं कि कांग्रेस का हिंदुओं से सरोकार नहीं है। 1989 में जब कश्मीरी पंडितों का वहां से पलायन शुरू हुआ तो आपकी सरकार थी, आपके एक विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, उस सरकार में गृह मंत्री थे। अटल बिहारी लाल कृष्ण आडवाणी उस वक्त सूचना और प्रसारण मंत्री थे। जब पहले कश्मीरी पंडित की हत्या की गई टीकाराम टिपलू की, तो आज आप जाइएगा घर पे और निकाल के देखिएगा किसी अखबार में उनका कोई बयान मिल जाए, उसकी निंदा मिल जाए। और उसके बाद भी जब स्थिति बदतर होती चली गई तो वह नेताओं ने उस समय पर सरकार से अपना समर्थन वापस क्यों नहीं लिया? ऐसी कौन सी राजनीतिक व्यवस्था थी जो आज तक आपको उस चीज पर मुंह सिलने को विवश कर देती है? नेहरू ने कश्मीर को भारत में मिलाया और एक दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर मिलाया। तत्कालिक जो परिस्थितियां थी, कश्मीर के लोगों को उस वक्त कुछ अलग से रियायत उन्होंने मांगी और तत्कालिक परिस्थितियों के हिसाब से उन्होंने उसको एक टेम्परेरी आर्टिकल के माध्यम से दे दिया, उस पर विचार किया। ठीक है, आपकी सरकार ने उस चीज को हटाया, कोई निर्णय राष्ट्र के हित में लिया गया, लेकिन उस निर्णय के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए हैं इसका जवाब आपको देश की जनता को देना चाहिए। और रही बात, मैं बार बार बोलता हूं, अमेरिका में साख बढ़ रही है, ब्रिटेन में साख बढ़ रही है, यह कोई पैमाना नहीं होता किसी प्रधानमंत्री की काबिलियत का। इतिहास आपको इस तरह से गाने से आपके प्रधानमंत्री का कद निर्धारित नहीं होगा। वह जो निर्णय लेंगे, वह जो नीतियां बनाएंगे, वह देश को जिस दिशा में आगे लेके जाएंगे, वह अपने आप चीजों को निर्धारित कर देगा। और आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, आपने ए टीम बी टीम की बात की, आपने स्वयं अपने उत्तर में कहा कि आम आदमी पार्टी गुजरात में पैसा करके आपकी पोल खोलती है। राजनीति में यह ब्रांडिंग, इवेंट मैनेजमेंट, इन चीजों से नहीं की जानी चाहिए। आप काम करिए, उसके बाद जनता स्वयं आपको वोट देगी। आपकी क्या आवश्यकता है कि किसी को पैसे दे करके मीडिया में खबरें चलवानी पड़े? जी चलिए ठीक है, मैं एक काम आम आदमी पार्टी के पास आना चाहता हूं। प्रदीप खंडेलवाल जी, आपने बात सुनी अभी महरूफ खान साहब ने जो कहा, क्या आपको लगता है कि खान साहब चूंकि जम्मू कश्मीर की वास्तविक हकीकत बता रहे हैं कि वहाँ ये स्थिति है, ऐसे हालात हैं, तो उसके लिए चूंकि आप पर बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए हैं, क्या लगता है आपको कि हमें जहाँ तक पता है मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे और आम आदमी पार्टी उस समय केंद्र में कांग्रेस के खिलाफ लड़ी थी और कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष किया था, उसका फायदा पूरा भारतीय जनता पार्टी को मिला, केंद्र में सरकार में आ गई, क्या कहना है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर वो समय, उस समय पे अगर हम लोग तैयार होते या हमारे माननीय अरविंद जी जो है उस पार्टी को बनाने के हिसाब से, पार्टी इस हिसाब से नहीं बनी थी कि मतलब राजनीति में आना है या शासन करना है। अगर उस तरीके से पार्टी बनी होती तो आज आपको पूरे भारतवर्ष में सिर्फ आम आदमी पार्टी नजर आती, लोगों ने लाइन लगा के सदस्यता ली थी। अब बात करते हैं, अगर ये बात कर रहे हैं आप भाजपा वाले कि भाई आम आदमी पार्टी जो है विदेश की फंडिंग, कहाँ किसकी फंडिंग आ रही है, किसकी जो है ए टीम बी टीम है? आम आदमी पार्टी के अपने काम चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से मध्यम वर्गीयों के लिए काम कर रही है, बिजली फ्री, आपका पानी फ्री, हर चीज़ के लिए जो महिलाओं की बस यात्रा फ्री, आपका स्वास्थ्य सेवाएं फ्री,
आपको शिशिर जी ज्यादा दूर नहीं जाना है, यहीं भोपाल से बैठ के आप बात कर रहे हैं। अभी आयुष्मान कार्ड की ढंग से जांच करवा लीजिए, 200 करोड़ से ऊपर का भ्रष्टाचार हो चुका है आयुष्मान कार्ड में। तो अब आप स्वास्थ्य भी नहीं दे पा रहे हो, ना आप बिजली फ्री दे पा रहे हो। बिजली की अगर आप बात करोगे तो 5,000 करोड़ रुपए आप साल के ऐसी फेक कंपनियों को निकाल के दे रहे हो जिनसे आप कोई बिजली नहीं ले रहे हो, खाली आप फिक्स चार्ज के रूप में दे रहे हो। तो आपकी बिजली, जब कंपनियां आपकी घाटे में जा रही हैं तो आप उठा करके जो है पब्लिक पे उसको थोप रहे हो। अभी प्रेजेंट में आपने देखा कि 200 यूनिट से ज्यादा आप बिजली यूज करोगे, 22 रुपए आपने और बढ़ा दिए। तो जिस तरीके से लूटामारी चल रही है, आज हम फख्र के साथ कहते हैं आपसे कि हमारी दिल्ली गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट में ऐसी कोई लूटामारी जनता के साथ नहीं हो रही। पूरा जो है मध्यम वर्गीय के लिए आम आदमी पार्टी काम कर रही है और अच्छे से काम कर रही है, ईमानदारी से काम कर रही है। बात करते हैं, अगर ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है, तो भ्रष्टाचार तो भाजपा के जितने तगड़े भ्रष्टाचार हैं, पूरे देश की जो व्यवस्था बनाई, चाहे कांग्रेस शासन में बनी चाहे इनके शासन में बनी, आज सारी व्यवस्था बिकने पे आ गई। आप जो है 18,000 करोड़ में एयर इंडिया बेचते हो और 9,000 करोड़ के 2 प्लेन अपने लिए खरीदते हो। तो अच्छे दिन किसके आए, किसका भला हुआ, किसका साथ सबके विकास की आपने बात करी। आप बात करते हो हम नौकरियां देंगे, नौकरियां आपने खत्म कर दी। जो 50,000 की तनख्वाह की नौकरी थी, आज आप 10-10 हजार रुपए के 5 लोग लाके आपने बिठा दिए। और शिशिर जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो 5 लोग जो 10-10 हजार के बैठे हैं, वो 50-50 हजार से लाख रुपए महीने से ऊपर का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा कौन दे रहा है जब आपका पेट खाली रहेगा? आप बताइए, 10,000 रुपए महीने में अगर उसके यहाँ कोई डेथ हो जाती तो क्या उसका कफन दफन का इंतजाम कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। आज एक आदमी, मतलब इस तरीके से आप जो है नौकरियां आप देने की बात कर रहे हैं, संविदा कर दिया। आप नर्सिंग उसमें चले जाइए जहां पे हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया है, हर चीज में आप आ जाइए। कश्मीर वाली बात आप अभी, मैंने देखिए मैंने आपको पूरी तरीके से सुना, मैं आपके बीच में नहीं बोला अनिल भाई। आप सवाल कर रहे हैं उस सवाल का जवाब मैं भी दे रहा हूं। आपने पूरा कश्मीर से भटक के आप चारों साइड में घूमे, चारों साइड घूमने का हक मेरा भी है। रहा सवाल कश्मीर वाली स्थिति का, तो कश्मीर की मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूं मैं, मीडिया सेंसर करके खबरें चला रही है। और दूसरी चीज, जो जहां आप कह रहे थे कि ब्रांडिंग के लिए सब केजरीवाल जी जो है चैनलों पे आ रहे हैं, तो मोदी जी तो इससे ज्यादा चैनलों पे आ रहे हैं, अपने हिसाब से जो है कहानियां चलवाते हैं। किसी एंकर का अगर कोई सवाल होता है और कोई अगर दूसरा जवाब उल्टा दे देता है तो वो एंकर भड़कने लगता है, जैसे एंकर ही भाजपा सरकार हो। तो इससे आप क्या साबित करोगे? आप अगर ये कहना चाहते हो कि ब्रांडिंग हो रही है, ब्रांडिंग हमसे ज्यादा मोदी जी कर रहे हैं। आप आरटीआई से दस्तावेज निकलवा के देख लीजिए। जी बिल्कुल खंडेलवाल जी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये आरोप भले लग रहे हों, लेकिन मैंने अगर महरूफ खान साहब को जम्मू कश्मीर से जोड़ा है या बीजेपी को, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को, तो इस पर किसी तरीके का दबाव नहीं है, कोई सेंसर नहीं है और मुझसे कोई कहने वाला नहीं है कि आपने इनको क्यों जोड़ा है। सच सामने आए, आम आदमी की बात सामने आए, ये हमारा प्रयास है। और हम भी चाहते थे कि अमित शाह जी ने जो बोला है कि 3 खानदानों ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया है, वो सच सामने आना चाहिए। हमारे साथ इसी मुद्दे पर, जो चूंकि आज वहां एक बड़ी हत्या हो गई थी। जी 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 जी, ये कहानी ये हो रही है कि एक दादा जो है 10 बीघा में खेती करके एक झोपड़ी बनाता है, उसका बच्चा जो है बड़ा होके एक पक्का मकान बनाता है, उसका पोता जो है एक फार्म हाउस का निर्माण करता है एकड़ों में फैला हुआ। लेकिन उसमें वो पोता बैठ करके अपने अगर दादा को गाली बके तो ये ठीक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, जो पिछला जो इतिहास है उसको इस तरीके से गाली बक रहे हैं, वो ठीक नहीं है। क्योंकि क्या है, जब शुरुआत भारत जब आजाद हुआ था, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी अपने वीआईपी न्यूज के सभी दर्शकों को मैं ये कहना चाहूंगा कि वीआईपी न्यूज एक ऐसा चैनल है जिस पर कोई किसी प्रकार की कुछ नहीं होती, साफ सुथरी छवि मिलेगी। के महासचिव हमारे साथ महरूफ खान साहब जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी से अनिल बुलचंदानी जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिवम शुक्ला जी प्रवक्ता है कांग्रेस के, आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी से प्रदीप खंडेलवाल जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।